वेलकम टू द चैनल गो टू सक्सेस। और आज हम करेंगे डे टू क्लास भी पीजीटी हिंदी का जो सब्जेक्टिव पार्ट है वो। इससे पहले 3 सेक्शन हम सब्जेक्ट रिलेटेड कर चुके हैं जिसमें हमने 60 क्वेश्चंस फिर डिस्कशन किए थे, लेकिन टाइम को देखते हुए हमें इसको जल्दी से जल्दी पूरा करना है क्योंकि अभी जो पहले नोटिफिकेशन आया था तो एग्ज़ाम पोस्टपोन की खबर आई थी, लेकिन तुरंत ही फिर से एग्ज़ाम्स होने के लिए दोबारा से अपडेट आ गई है कि एग्ज़ाम्स होंगे। तो पीजीटी हिंदी की भी जल्दी ही एग्ज़ाम होने वाला है, तो हमें इसको कंप्लीट भी करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। सांख्य दर्शन का प्रवर्तक माने जाते हैं, तो सांख्य दर्शन के प्रवर्तक कौन है? कपिल मुनि। 11वां विश्व हिंदी सम्मेलन किस देश में हो रहा है? 11वां विश्व हिंदी सम्मेलन मॉरिशस में हो रहा है। उद्धव शतक के रचनाकार कौन है? जगन्नाथ दास रत्नाकर। उद्धव शतक जगन्नाथ दास रत्नाकर। प्रबंध काव्य को वंशली या मुकाक को गुलदस्ता किसने कहा है? रामचंद्र भुक्कू ने। ठीक है, रामचंद्र भुक्कू ने प्रबंध काव्य को क्या कहा है? वंशली, और मुकाक को क्या कहा है? गुलदस्ता। प्रगतिशील लेखक संघ का प्रथम अधिवेशन कौन से सन में हुआ था? 1936 में। हिंदी साहित्य का प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे मिला? सुमित्रा नंदन पंत जी को। पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार सुमित्रा नंदन पंत जी को मिला था। नई कविता पत्रिका के संस्थापक कौन है? जगदीश गुप्त जी हैं। हरिवंश राय बच्चन को सरस्वती सम्मान किस पर मिला? आत्मकथा पर। क्या बोलूं, क्या याद करूं, है ना, ये उनकी आत्मकथा है। आस्था के चरण के रचयिता आस्था के चरण के रचयिता कौन है? डॉक्टर नगेंद्र। आस्था के चरण। सूफी प्रेम स्थान परंपरा का प्रथम काव्य ग्रंथ चंदायन। मतवाला पत्रिका के संपादक कौन थे? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी। पथ के साथी के रचयिता कौन है? पथ का साथी महादेवी वर्मा। ध्वनि सिद्धांत के प्रवर्तक आचार्य आनंदवर्धन। छायावाद के मधुचर्या किसने कहा है? छायावाद को मधुचर्या रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा है। हिंदी साहित्य सम्मेलन की स्थापना किसने की? मदन मोहन मालवीय जी ने। कवि सम्राट की उपाधि किसने दी है? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओम। खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य प्रिय प्रवास को माना गया। मुझे चांद चाहिए के रचनाकार कौन है? सुरेंद्र वर्मा। मुझे चांद चाहिए, सुरेंद्र वर्मा। अतीत के चलचित्र किस विधि की रचना है? संस्मरण। अतीत के चलचित्र संस्मरण है। और किसकी लिखी हुई है? ये आप देख लीजिएगा। चंडी चरित्र के रचयिता गुरु गोविंद सिंह है। चंडी चरित्र गुरु गोविंद सिंह। फिर से आपका क्वेश्चन 1 से शुरू होता है, यानी कि ये सेक्शन बी का सब्जेक्ट रेटेड का 4th पार्ट है। ठीक है, 3 पार्ट हम पहले कर चुके हैं। रंगभूमि उपन्यास किस दर्शन से प्रभावित है? तो रंगभूमि उपन्यास किसका लिखा हुआ है? प्रेमचंद जी का, और गांधीवादी दर्शन से ये प्रभावित है। प्रश्न 2, प्रयोगवाद का आरंभ कब से माना जाता है? 1943 से। 1943 से प्रयोगवाद का आरंभ माना जाता है। भक्ति काल को बौद्ध धर्म की देन किसने कहा है? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने। चंद्रबरदाई किस राजा के दरबारी कवि थे? यहाँ पर ये मिसप्रिंट है, दरबारी कवि आएगा यहाँ पर। ठीक है, दरबारी। तो ये कौन थे? वो थे आपके पृथ्वीराज चौहान। ठीक है, पृथ्वीराज चौहान के जो कवि थे वो चंद्रबरदाई थे। विद्या भावी घटनाओं की सूचना देने वाले को नाटक में क्या कहते हैं? विष्कंभक। ठीक है, विष्कंभक। मेघनाथ वध नाम से हिंदी में अंग्रेजी उपन्यास माइकल का अनुवाद किसने किया? मैथिली शरण गुप्त जी ने। मेघनाथ वध नाम से हिंदी में अंग्रेजी उपन्यास माइकल का अनुवाद किसने किया? मैथिली शरण गुप्त जी ने। सदल मिश्र द्वारा लिखित ग्रंथ कौन सा है? सदल मिश्र ने कौन सा ग्रंथ लिखा है? नासिकेतोपाख्यान। ठीक है, नासिकेतोपाख्यान। नाथों की कुल संख्या नाम से ही पता चल रहा है 9 है। कामायनी में कुल कितने सर्ग हैं? 15 सर्ग हैं। कामायनी किसकी लिखी हुई रचना है? जयशंकर प्रसाद। एक भारतीय आत्मा की कवि कौन है? माखनलाल चतुर्वेदी।
अभिज्ञान शाकुंतलम का हिंदी में प्रसिद्ध अनुवाद किसने किया? राजा लक्ष्मण सिंह ने। दलित वर्ग का चित्रण प्रेमचंद जी के किस उपन्यास में होता है? कर्मभूमि में। ठीक है, कर्मभूमि। हिंदी के ऐतिहासिक उपन्यासकार कौन है? वृंदावन लाल वर्मा। कौन, कैसे उपन्यासकार है ये? ऐतिहासिक, यानी कि इतिहास के मुद्दों को उठाकर ये रचनाएं करते हैं। भक्ति आंदोलन को लोक जागरण किसने कहा? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने। लोक जागरण किसको? भक्ति काल को किसने? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने। भारतीय पुनर्जागरण का जन्म किसे कहा जाता है? राजा राम मोहन राय को। महाकवि सूरदास का जन्म स्थान कौन सा है? सीही। ठीक है, सीही। किस कवि को मैथिल कोकिल कहा जाता है? ये मैथिल की नहीं, मैथिल कोकिल। ये मिसप्रिंट है ये भी। मैथिल कोकिल किसको? विद्यापति को। तीसरा सप्तक में कौन कवि शामिल नहीं है? मुक्तिबोध। अगर तीसरा सप्तक में नहीं है तो ये कौन से सप्तक में होंगे? ये आपका होमवर्क रहेगा। अगर आप जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखिए कि मुक्तिबोध जो है वो तीसरा सप्तक के कवि तो नहीं है, तो कौन से सप्तक के कवि हैं? ठीक है। ठेठ हिंदी का ठाठ किसकी रचना है? ठेठ हिंदी का ठाठ अयोध्या सिंह उपाध्याय। हरिओद। ठीक है, हरिओद। ये यहाँ से भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि हरिओद किस रचनाकार का नाम है, या हरिओद पूरा नाम इसका बताइए। किस रस का स्थायी भाव जुगुप्सा है? विभत्स रस का। ठीक है, फिर अगला सेक्शन आ जाता है। यहाँ पे आपका ये कंप्लीट होने के बाद यहाँ पर आपको सबमिट का बटन मिलेगा। मैं फिर से रिवाइज करती हूँ कुछ न्यू व्यूअर्स के लिए जो पहली बार इस वीडियो को देख रहे होंगे। आपको ये सब, आप जब इसको सबमिट कर देंगे तभी आप नेक्स्ट पर पहुँच पाएंगे, और अगर आपने एक भी क्वेश्चन किए बिना इसको सबमिट कर दिया तो आप दोबारा इस सेक्शन पर नहीं आ पाएंगे। ओके, तो पूरे ध्यान से आपको क्वेश्चन को कंप्लीट करना है। हिंदी में नारी मनोविश्लेषणात्मक का चित्रण करने वाले कथाकार कौन रहे हैं? जैनेन्द्र रहे हैं। भोलाराम का जीव कहानी किस सामाजिक विद्रव्यता को उजागर करती है? शासन तंत्र के भ्रष्टाचार को। ठीक है। मजदूरी और प्रेम निबंध के लेखक कौन है? सरदार पूरण सिंह जी। मजदूरी और प्रेम किसने लिखा है? सरदार पूरण सिंह, या अध्यापक भी लिखा होता है कभी कभी इनके नाम के सामने, अध्यापक पूरण सिंह। हिंदी गजल विद्या का प्रवर्तक किसे माना जाता है? दुष्यंत कुमार को। गजल विद्या का प्रवर्तक किसको माना गया? दुष्यंत कुमार को। विष्णु प्रभाकर लिखित शरद चंद्र की जीवनी का क्या नाम है? आवारा मसीहा। ये भी यहाँ पर गलत है, आवारा मसीहा। आवारा मसीहा किसने लिखी है? विष्णु प्रभाकर ने। और कौन सी विधा है? जीवनी है। ठीक है। सुमित्रा नंदन पंत जो कि छायावाद से संबंधित है और प्रकृति के कवि इनको माना जाता है, उनकी जो विरचित ग्राम्य तथा युगवाणी है वो कौन सी विचार की रचनाएं हैं? प्रगतिवादी। ठीक है, यहाँ पर आप बिल्कुल भी धोखा ना खाएं कि पंत जी छायावाद के कवि हैं तो छायावाद ही होगी। कवि छायावाद के थे लेकिन उनके विचार कहाँ के थे? प्रगतिवाद के। ठीक है। ईश्वर के अस्तित्व को स्वीकार न करने वाला दर्शन कौन सा है? चार्वाक दर्शन। प्रसिद्ध भक्त नामदेव किस राज्य से संबंधित थे? महाराष्ट्र से। चार्वाक का संबंध किससे था? माफ कीजिए, नामदेव का संबंध किससे था? महाराष्ट्र से। एक उपमेय के लिए अनेक उपमान प्रयुक्त होने पर कौन सा अलंकार होता है? मालोपमा। मालोपमा। ठीक है, जैसे शलेष होता है कि एक ही शब्द के कई अर्थ होते हैं, ऐसे ही एक ही उपमेय के कई उपमान होते हैं, तो वहां पर कौन सा अलंकार होएगा? मालोपमा। एक माला बनी रहती है। ठीक है, एक ही के कई सारे। नेक्स्ट चलते हैं। प्रसिद्ध चरित्र लहना सिंह किस कहानी का? ये तो बहुत महत्वपूर्ण कहानी है। उसने कहा था, लिखी किसने है? ये आप कमेंट बॉक्स में बताइए, कुछ काम तो आपके लिए भी होना चाहिए ना। ठीक है, लहना सिंह, उसने कहा था कि पात्र हैं कहानी के, और ये ग्रेजुएशन में है आपके सेकंड ईयर में। सूरदास किस संप्रदाय में दीक्षित हुए थे? पुष्टि मार्गी संप्रदाय। सत्य कथन के स्थान पर असत्य कथन हो तो कौन सा अलंकार होता है? अपनहुति। ठीक है, अपनहुति। भ्रांति होती है कि आप भ्रांति में है कि वो चीज है या नहीं है। प्रतीक, जब आपका किसी का
प्रतीक, यहाँ पर क्या होता है, प्रतीक का अर्थ होता है उल्टा, है ना। और ये किसका उल्टा है, उपमा का उल्टा है, जहाँ पर बड़े को छोटा और छोटे को बड़ा बताया जाता है। जैसे कि उपमा दी गई है, मान लीजिए मुख चंद्रमा के समान सुंदर है, तो यहाँ पर उपमा की गई है ना किसकी, उस चेहरे की चंद्रमा से। लेकिन जब प्रतीक अलंकार होता है तो क्या बताया जाता है कि जो चंद्रमा है वो मुख के समान सुंदर है, यानी कि बड़े को छोटा कर दिया, तो यहाँ पर हो गया आपका प्रतीक अलंकार। और अगर बात करें विभावना अलंकार की, तो वहां पर होता है कि जब कारण नहीं है लेकिन कार्य हो रहा होता है, बिना कारण के भी जब कार्य हो रहा होता है तब वहां विभावना अलंकार होता है। बिनु पग चले सुने बिनु काना, यानी कि पैरों के बिना कोई चल रहा है और कानों के बिना कोई सुन रहा है। कर बिनु कर्म करे विधि नाना, और बिना हाथों के अलग अलग तरह के कोई कार्य कर रहा है। आनंद रहित सकल रस भोगी बिनु बानी वक्ता बड़ जोगी। तो ठीक है, यहाँ पर आपका विभावना अलंकार होता है कि जब बिना किसी कारण के कार्य का होते हुए देखा जाता है। तो ये चार मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गए होंगे। भ्रांति यानी कि संदेह जब होता है, प्रतीक उल्टा, उपमा का उल्टा होता है जब बड़े को छोटा, छोटे को बड़ा की तरह प्रस्तुत किया जाता है। अपनहुति होता है आपका जब सत्य को असत्य की तरह बताया जाता है, ठीक है। और विभावना जब बिना किसी कारण के कार्य हो रहा होता है। प्रेमचंद ने कुल कितने उपन्यास लिखे हैं, 12 उपन्यास। काके भाग बड़े सजनी हरि हाथ ते लाठायो, भवन रोटी किसकी पंक्तियां हैं, रसखान की। रस सिद्धांत में अनुमितिवाद की स्थापना किसने की है, शंकुक ने। नारी जागरण का महाकाव्यात्मक नाटक किसे कहा गया है, ध्रुव स्वामिनी, ठीक है। ध्रुव स्वामिनी क्या है, महाकाव्यात्मक नाटक है और नारी जागरण पर आधारित है। एक ही शब्द के दो या अधिक अर्थ वाले, जो हमने बात की थी पहले भी, श्लेष अलंकार होता है जहाँ पर एक ही शब्द से कई अर्थ चिपके होते हैं। श्लेष का मतलब भी चिपकना होता है, ठीक है। एक ही शब्द के कई अर्थ होते हैं, जैसे भिखारिन देख पट देती बार बार। पट मतलब दरवाजा, हम भिखारिन को देखकर या तो दरवाजे को पटक देते हैं, बंद कर देते हैं, या फिर पट वस्त्र, उसको वस्त्र देते हैं। यमक अलंकार, जहाँ पर दो शब्दों के अलग अलग अर्थ निकलते हैं। अन्योक्ति यानी कि किसी अन्य के माध्यम से किसी अन्य को कहा गया हो, जैसे माली आवत देख कर कलिया करी पुकार, फूली फूली चुनी लियो कल है हमारी बार। यानी कि कबीरदास ने कहा है कि जीवन मृत्यु की शाश्वत को माली और कलियों के माध्यम से व्यक्त किया है कि जो फूल खिल गए हैं उनको आज चुन लिया गया है और जो कल खिलेंगे उनको भी आगे चुन लिया जाएगा, ठीक है। कलियां एक दूसरे से बात कर रही हैं इस विषय पर, ठीक है। तो यहाँ पर होता है आपका अन्योक्ति अलंकार। व्याजोक्ति होता है जब हम किसी प्रकार का छल कर रहे होते हैं, कोई बात में हम किसी चीज को छुपा रहे होते हैं, ठीक है। व्याज मतलब छुपाना है, धोखा करना है, छल कपट भरी बातें करना है। यहाँ पर आपका व्याजोक्ति अलंकार हो जाता है, ठीक है। तो इस तरह से ज्यादा मुश्किल नहीं है श्लेष अलंकार जो पूछा गया है। था स्वप्न या मति भ्रम माया की हाय छल था, ये यहाँ पर क्या है, यहाँ पर संदेह प्रकट हो रहा है कि वो पता नहीं सपना था या बुद्धि भ्रमित हो गई थी या कोई माया का छल था या जाल था, ठीक है। यहाँ पर संदेह अलंकार हमें दिखाई दे रहा है। अतिशोक्ति यानी कि बढ़ा चढ़ा कर जब बात कही गई होती है, जैसे हनुमान की पूछ में लगन ने पाई आग। भ्रांति हम देख चुके हैं जहाँ पर संदेह भ्रांति होती है, ठीक है। संदेह अलग है, भ्रांति अलग है। दृष्टांत जब उदाहरण देकर प्रस्तुति किसी चीज की गई हो। आगे चलते हैं। प्रश्न, बंगदूत के प्रकाशक कौन थे, बंगदूत के प्रकाशक थे राजाराम मोहन राय। बंगदूत क्या है, एक समाचार पत्र, पत्रिका क्या है ये, ठीक है, देखना है आपको। कौन सी रचना प्रबंध काव्य नहीं है, विनय पत्रिका किसने लिखी है, तुलसीदास जी ने लिखी है। कामायनी, पद्मावत और रामचरितमानस, ये तीनों प्रबंध काव्य है, लेकिन विनय पत्रिका प्रबंध काव्य नहीं है। सत्यार्थ प्रकाश के रचयिता कौन है, दयानंद सरस्वती जी हैं। अनुवाद पत्रिका की संस्था किस संस्था से प्रकाशित होती है, भारतीय अनुवाद परिषद।
कोणार्क नाटक जगदीश चंद्र माथुर ने लिखा है। वक्रोक्ति वक्रोन्ति जीवितम के रचयिता कौन है? वक्रोन्ति जीवितम के कुंतक है। तंत्रालोक से यंत्रालोक तक डॉक्टर नगेंद्र का लिखा यात्रा वृत्तांत है। तंत्रालोक से यंत्रालोक तक। हिमांशु जोशी के यात्रा वृत्तांत का शीर्षक क्या है? सूरज चमके आधी रात। हिमांशु जोशी ने एक यात्रा वृत्तांत लिखा है जिसका शीर्षक है सूरज चमके आधी रात। प्रवासी की डायरी हरिवंश राय बच्चन। 12 बरस लोग कर जिए अरु सोरेलो GHCR जगनीक। हिंदुस्तानी को सर्वप्रथम हिंदी किस विद्वान ने कहा? गिलक्राइस्ट ने। ठीक है। उत्तर मध्यकाल को श्रृंगार काल किसने कहा? श्रृंगार काल ये ऐसे होएगा विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जी ने। पाप और पुण्य की साहित्यिक व्याख्या किस उपन्यास में है? चित्रलेखा में। माटी की मूर्ति संस्मरण रामवृक्ष बेनीपुरी। जगदीश चंद्र माथुर का एकांकी संग्रह भोर का तारा। आजीविका साधक हिंदी के रचयिता का नाम है पूरनचंद टंडन। आजीविका साधक हिंदी पूरनचंद टंडन। चरण कमल बंदो रघुराई में कौन सा अलंकार है? रूपक अलंकार है। यानी कि प्रभु राम के चरणों को कमल के समान बताया है, मतलब कि बिल्कुल कमल ने कह दिया है, उसका रूप दे दिया है कमल का, तो रूपक अलंकार है वहां पर। जालपा किस उपन्यास की नायिका है? गबन की। ठीक है, नायिका किसकी? गबन की। लिखा किसने है? ये चारों ही उपन्यास प्रेमचंद जी के हैं। हिंदी का पाणिनि किसे कहा जाता है? किशोरीदास वाजपेयी को। आल्हा खंड नाम से प्रसिद्ध रचना कौन सी है? आल्हा खंड किसको कहा है? परमाल रासो को। प्रयोजन मूल्य हिंदी से क्या अभिप्राय है? जो प्रयोजन मूल्य मतलब जो कामकाज की भाषा होती है, प्रयोग अनुप्रयोग की हिंदी होती है, उसको प्रयोजन मूल्य हिंदी कहते हैं। रीतिकालीन कवि बिहारी की कविता को शक्कर की रोटी किसने कहा? पदम सिंह शर्मा जी ने। निम्नलिखित में से विसंगत कर्म कौन सा है? अनुमुक्त, सियाराम शरण गुप्त, द्रौपदी, धर्मवीर भारती, संशय की एक रात, नरेश मेहता, उर्वशी रामधारी सिंह दिनकर। यानी कि ये रचनाएं और रचनाकार बिल्कुल सही है। द्रौपदी जो है वो धर्मवीर भारती की रचना नहीं है। ठीक है, इसके रचनाकार जो है, जहाँ तक मेरा ख्याल है, नरेंद्र शर्मा जी है। इसको एक बार चेक कर लीजिएगा। अगर अलग आपको दिखता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर डालिए, अगर सही है तो भी आप बताइएगा। रीतिकालीन कवि को ऋतु वर्णन का श्रेष्ठ कवि माना जाता है। किस कवि को ऋतुकाल का? ऋतु वर्णन का सेनापति को। ठीक है, यहाँ पर ऋतुकाल की बात हो रही है। ऋतु वर्णन किसने किया है? सेनापति ने। अगर छायावाद से पूछा जाए और प्रकृतिवाद का कवि कहा जाए तो वो पंत जी है। ठीक है, पंत और प्रकृति। यह प्रेम को पंथ कराल महा त्रवारी की धार पे धावनो है, घनानंद की पंक्ति है। अरुण यह मधुमेह देश हमारा किसकी रचना का गीत है? चंद्रगुप्त जी। महावीर प्रसाद द्विवेदी युद्ध में समस्या पूर्ति का केंद्र कौन था? क्या था? कानपुर। समानांतर कहानी के प्रवर्तक कौन है? कमलेश्वर जी। कछुआ धर्म निबंध के लेखक चंद्र शर्मा गुलेरी। ठीक है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी। केशव को कठिन काव्य का प्रेत किसने कहा? रामचंद्र शुक्ल जी ने। फैंटेसी शिल्प पर आधारित काव्य रचना कौन सी है? अंधेरे में। ठीक है, मुक्ति बोध की रचना है ये। अंधेरे में फैंटेसी शिल्प पर आधारित है। मित्रों मरजानी की लेखिका कृष्णा सोबती है। किन कवियों को राहों के अन्वेषी कहा गया है? दूसरे तार सप्तक के कवियों। ठीक है, राहों के अन्वेषी किसको कहा है? दूसरे तार सप्तक के कवि। इनके इसके अंतर्गत कौन कौन से कवि आते हैं ये भी आपको पता होना चाहिए। नन्हु सिंह किस कहानी के पात्र हैं? गुंडा कहानी के। गुंडा किसकी है? प्रसाद, जयशंकर प्रसाद की। क्या मुल्क याद करो किसकी आत्मकथा है? बच्चन की। ठीक है, हरिवंश राय बच्चन। परख उपन्यास के रचयिता कौन है? ज्ञानेंद्र जी। दिनकर को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस रचना पर मिला? उर्वशी। काव्य कला तथा अन्य निबंध किस रचना की पुस्तक है? जयशंकर
प्रसाद, ठीक है, जयशंकर प्रसाद ने लिखी है काव्य कला तथा अन्य निबंध। विभाजन केंद्रित उपन्यास, तमास के रचयिता भीष्म साहनी, तमस होगा, असंगत चुनना है, यानी कि जो जोड़ा ठीक नहीं बैठ रहा। बूंद और समुद्र, अमृतलाल नागर, रंगभूमि प्रेमचंद। किसने लिखी है ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है, इसको आप सर्च करेंगे। टेढ़े मेढ़े रास्ते, भगवती चरण वर्मा। मेरो सब पुरुषार्थ थाको, ब्रजभाषा की ये पंक्ति है। मेरो सब पुरुषार्थ थाको, अष्टछाप के प्रवर्तक विठलनाथ। ये अपना उसी सेक्शन का नेक्स्ट पार्ट शुरू होता है एक से। यहाँ पर आपके पत्रकारिता से प्रश्न पूछे गए हैं, ठीक है, ये आप पहले ही देख सकते हैं। फीचर लेखन विषय का संगत कथन कौन सा है? फीचर कैसा नहीं होता है? समाचार मूलक नहीं होता है, मनोरंजक होता है, ज्ञानवर्धक होता है, ठीक है, कथात्मक रूप में पाठकों को सूचना देता है, बिल्कुल, और प्राण संवेदना इसमें होती है। तो क्या नहीं होता? समाचार इसमें नहीं होते। प्रश्न 2, एफएम चैनल का आरंभ भारत में कब से हुआ? 15 अगस्त 1993 से। रेडियो का पहला समाचार बुलेटिन कब प्रसारित हुआ? 23 जुलाई 1927 को। उर्वशी चंपू के रचयिता कौन? जयशंकर प्रसाद। हिंदी प्रदीप के संपादक बालकृष्ण भट्ट। निर्वेद किस रस का स्थायी भाव है? शांत रस का। भक्ति रसामृत सिंधु, इसके रचयिता कौन है? रूप गोस्वामी, रूप गोस्वामी। अंजो दीदी किस रचयिता की नाटक रचना है? उपेंद्रनाथ अश्क, ठीक है, अंजो दीदी किसने लिखा है? उपेंद्रनाथ अश्क जी ने, और ये प्रौढ़ रचना मानी गई है। सुख दुखात्मक को रस है, किसकी उदित है? रामचंद्र गुणचंद्र, यानी कि रामचंद्र गुणचंद्र की ये पंक्ति है, सुख दुखात्मक को रस है। हार की जीत कहानी के रचयिता कौन है? हार की जीत ये कहानी है, और इसके रचयिता है सुदर्शन जी। फीचर लेखक को किससे बचना चाहिए? उत्साहवर्धक गांधीर्य, सात्विक कौतुक विनोद से, भावों विचार शब्दों और वाक्यों की आवृत्ति से। बिल्कुल, जब फीचर लिखते हैं तो यहाँ पर आवृत्ति नहीं होनी चाहिए, ना तो भावों की, ना शब्दों की, ना वाक्यों की, ठीक है। फीचर की शैली कौन सी नहीं होती? मनोविश्लेषणात्मक शैली फीचर की नहीं होती है, ठीक है। रेडियो लेखन के लिए क्या असंगत है? आवश्यकता अनुसार किसी धर्म या समुदाय की आलोचना करना रेडियो लेखन के लिए असंगत होता है, कि आप किसी भी धर्म या समुदाय की आलोचना अपने प्रोग्राम के अंतर्गत नहीं करेंगे। देखिए यहाँ पर तो आप यहाँ पर जल्दबाजी में कंफ्यूज ना हुए, यहाँ पर न है, ठीक है, न और न। अगर यहाँ भी ना होता तो ये इसके पक्ष में होता, ठीक है। कौन सिद्धों और नाथों की सूची में उभयनायक है? सरहपाद, ठीक है, सरहपाद जो है वो इन दोनों की सूची में उभयनायक है। कृष्ण गीतावली के रचयिता कौन है? तुलसीदास जी हैं। सरस्वती पत्रिका का प्रथम संपादक किसने किया? श्याम सुंदर दास जी ने 1900 में। फिर 1903 से आपके जो महावीर प्रसाद द्विवेदी जी हैं वो इसके संपादक बन गए, ठीक है। कलम का मजदूर मदन गोपाल जी की रचना है, और एक और रचना है इसी नाम से, कलम का जादूगर, वो किसने लिखी है वो आप बताएंगे, और बताने का जो तरीका है वो है आपका कमेंट बॉक्स, ठीक है। कमेंट आप डाल सकते हैं कमेंट बॉक्स में अगर आपको पता है कि कलम का जादूगर किसने लिखी है और इसकी विधा क्या है। एक साहित्यिक की डायरी के रचनाकार कौन है? गजानन माधव मुक्तिबोध। इससे आपको पता होगा, चल जाएगा कि आपकी तैयारी कितनी है, ठीक है। एक साहित्य की डायरी, गजानन माधव मुक्तिबोध। दोहा कोश के रचयिता कौन है? सरहपा। जग की कविताई के धोखे रहे, कर बिनी ने मति जात जगी, किसकी पंक्तियां हैं? ब्रजनाथ की। ये आपका लास्ट सेक्शन रहेगा,
ठीक है, 80 प्रश्न पहले हम कर चुके हैं, 80 से ज़्यादा ही हैं। ठीक है, आगे देखिए, जब नाटक को स्कूल विषयों के साथ एकीकृत, ये आपका टीचिंग एप्टीट्यूड से आ जाता है ये सेक्शन जो है, जब नाटक को स्कूल विषयों के साथ एकीकृत किया जाता है तो छात्र इसके माध्यम से कौन सा महत्वपूर्ण जीवन कौशल सीखते हैं? महत्वपूर्ण प्रतिक्रिया के लिए खुला होना। ठीक है, यानी कि आप वो प्रतिक्रिया खुलकर कर सकते हैं जो सिचुएशन के अकॉर्डिंग करनी चाहिए। निम्नलिखित में से किसका उपयोग करके हम कारण और प्रभाव संबंधों का अनुमान लगा सकते हैं? वो आता है कोरिलेशन या सहसंबंध विश्लेषण। ये कोरिलेशन होता है, ठीक है, कोरिलेशन, ये रिसर्च का पार्ट है। निम्नलिखित में से किसके कार्यान्वयन के बाद एसएससी और आरएमएसए की भूमिका महत्वपूर्ण हो गई है? आरटीई, राइट टू एजुकेशन के बाद, ठीक है, एसएससी सर्व शिक्षा अभियान और आरएमएसए की भूमिका महत्वपूर्ण हो गई है। बेटों के साथ बेटियों को समान उत्तराधिकारी के रूप में रखा गया था। माता पिता की संपत्ति में हिस्से के लिए जन्म का समान अधिकार प्रदान करके निम्न में से किसके द्वारा दिया गया? हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 2005 में लागू किया गया था कि जो बेटा और बेटी है वो दोनों एक समान है और उनका संपत्ति में बराबर की हिस्सेदारी होगी। वो अलग बात है कि बेटियां कुछ लेती नहीं है और कुछ ले लेती हैं, तो फिर रिश्ते उस संपत्ति तक ही सीमित रह जाते हैं। ये आप भारतीयों की सोच है ना? अगर सहमत है तो यस, नहीं है तो अपना आप वो बता सकते हैं, अपने विचारों को खुल के प्रस्तुत कीजिए, है ना? अभी हमने किया था ना कि परिस्थिति के अनुसार बच्चा अपने भावों को खुलकर प्रस्तुत करना सीख जाता है। हम एक विषय का वर्णन कर सकते हैं, जैसे एक विषय का अध्ययन कई इकाइयों के तहत, शिक्षकों के तहत, विषयों के विश्वविद्यालय या अनुशासन के तहत किया जा सकता है। तो यहाँ पर आएगा अनुशासन, ठीक है। एक विषय का वर्णन कैसे कर सकते हैं? कई अनुशासन के तहत कर सकते हैं, कई तरीकों से। सही विकल्प चुनना है। ये देखिए, हमने कोरिलेशन की बात की थी और कोरिलेशन का हमेशा -1 से लेकर +1 तक होता है, ना इससे ऊपर ना इससे नीचे, ठीक है। इतना ही कोरिलेशन में संबंध रहता है, -1 से लेकर +1 तक। जितने भी इसका, मान लीजिए यहाँ पर कोरिलेशन का मतलब होता है कैलकुलेशन होती है, एक फॉर्मूला होता है, जैसे मैथ्स में आप लोग करते हैं, और वहां पर कोरिलेशन जब निकलता है तो या तो जो भी आंसर आएगा 0.1 से लेकर +0.1 तक आता है, यानी कि 0.25 ऐसे रहता है, ठीक है। 0.50, 0.76, 75 इस तरह से, ठीक है, यानी कि 2 नहीं हो सकता। यहाँ पे हो सकता है इस बार ऐसे पूछ ले कि सहसंबंध के गुणांक का मूल्य 2 आया, 4 आया, 0.25 आया और 6 आया, तो इसमें से कौन सा सही है? तो ये सही होगा, ठीक है। हमेशा जो उसका संबंध रहता है, वो मूल्य रहता है, वो हमेशा -1 से लेकर +1 के बीच ही होता है। सही विकल्प चुनना है। ज्ञान प्राप्त करने के लिए अनुभवजन्य दृष्टिकोण का एक उदाहरण है, क्या है? अनुसंधान, ये रिसर्च है, ठीक है। रिसर्च क्या होती है? रिसर्च खोज, रिसर्च। पुनः पुनः जब हम एक कार्य को बार बार करते हैं और उससे हमें क्या मिलता है? अनुभव मिलता है, एक्सपीरियंस मिलता है और हम सही निर्णय तक पहुंच पाते हैं। निम्न में से कौन सा मानसिक मंदता का एक संज्ञानात्मक चरित्र है? खराब तर्क और समझ। शिक्षा में कला को एकत्रित करने का सबसे बड़ा नुकसान क्या है? वे अधिक समय लेने वाले होते हैं। छात्र छात्राओं के सीखने की प्रक्रिया को बढ़ाने के लिए शैक्षिक सॉफ्टवेयर किस दृष्टिकोण का उपयोग करने में अनुकूली शिक्षा, यानी कि जो शिक्षा बच्चों के अनुकूल होती है उसके लिए हमें मदद करती है ना। हम पीपीटी बना सकते हैं, बच्चे की समझ के अनुसार हम चीज़ों को इधर उधर कर सकते हैं। प्रेजेंटेशन होती है, उनकी सभी चीज़ें उसमें एक्टिव होती है ना। आँखों से देखता है, कानों से सुनता है ना।
हाथों से उस चीज को करके देखता है, तो हर तरह से वो उसमें इन्वॉल्व होता है। वाक्य को पूरा करने के लिए सही विकल्प चुनना है। गणितीय प्रतीक है, गणित क्या होते हैं, स्ट्रीक होते हैं और शब्द भंडार से मुक्त होते हैं। यानी कि मान लीजिए आपने 100 बच्चों का टेस्ट लिया और 100 स्टेट में आपने टेस्ट लिया, ठीक है, तो हर अलग अलग राज्य के अलग अलग बच्चों का जो स्कोर होगा, या स्कोर में ये कहेंगे, स्कोर अलग हो सकता है, क्योंकि किसी का प्रश्न गलत और किसी का सही उत्तर हो सकता है, लेकिन आंसर जो होगा, वो जो सही आंसर होगा वो सिर्फ एक ही होगा। मान लीजिए एक बच्चे का आंसर 10 आया, तो सभी बच्चों का आंसर अगर 10 है तो ठीक है, अगर 10 नहीं है तो गलत है। यानी कि वो चीज ठीक है, और शब्दों के जाल में उसको पिरोते नहीं है, वो शब्द आडंबर से मुक्त होते हैं। ठीक है। प्रश्न 12, जब संचार के बजाय भाषा को विषय के रूप में सीखा जाता है, हम भाषा को संचार का माध्यम नहीं समझते, हम उसको विषय के रूप में सीखते हैं, तो मूल्यांकन किसके लिए होता है, उत्पाद के लिए होता है। ओके। संज्ञानात्मक विकास के माध्यम से क्या होता है, अनुभव मिलता है, संवेदी अंग और स्मृति होते हैं। तर्क अनुक्रम में एक्सेल सीट है, ये कंप्यूटर से आपका है, ठीक है। रीजनिंग के अकॉर्डिंग जब एक्सेल सीट में डाटा व्यवस्थित करने को क्या करते हैं, हम छटाई करते हैं। निम्न में से कौन सा शुद्ध सामाजिक, देखिए इसमें तो आपको ऑप्शन इंग्लिश में करने का भी नहीं मिलेगा, इंग्लिश ट्रांसलेट, क्योंकि आप पीजीटी हिंदी के लिए एग्जाम दे रहे हैं, तो हिंदी के जो ये शब्द है ना कंप्यूटर से रिलेटेड भी आपको हिंदी में ही आने चाहिए। यहाँ पर आपको लैंग्वेज चेंज का ऑप्शन नहीं मिलेगा। पार्ट ए में मिल जाएगा, पार्ट ए में भी आपको मिलेगा, तो जीके, इंग्लिश, रीजनिंग और मैथ्स में मिलेगा, हिंदी में फिर भी आप लैंग्वेज चेंज नहीं कर पाएंगे। ओके। निम्न में से कौन सा शुद्ध सामाजिक विज्ञान है, मानव शास्त्र जो है वो शुद्ध सामाजिक विज्ञान है। कक्षा चर्चा से पूर्व छात्रों को दिए गए पाठ को पढ़ने की अनुमति देने के फायदों में से एक है, क्या शिक्षक को कक्षा में नोट्स देने की जरूरत नहीं पड़ती, इससे समय बचता है, या फिर बढ़ी हुई छात्र भागीदारी और विस्तारित चर्चाएं, शिक्षक का बोझ कम होता है। देखिए आप अपोजिट तो बिल्कुल नहीं जा सकते, अपने फेवर में नहीं कह सकते कि बोझ कम हो गया या नोट्स नहीं देने पड़ेंगे या समय बचा लेंगे। यहाँ पर क्या होगा, बच्चों की भागीदारी होगी और एक विषय पर हम लंबी चर्चा कर सकते हैं। आगे देखिए, शिक्षा के महत्वपूर्ण सामाजिक उद्देश्यों में से एक समान अवसर प्रदान करना है। पिछड़े या वंचित वर्गों, व्यक्तियों को अपनी सामाजिक आर्थिक स्थिति में सुधार के लिए एक उपकरण के रूप में शिक्षा का उपयोग करने में सक्षम बनाना। कोठारी आयोग यह विचार नीचे दी गई पहलों में से किसमें दर्शाया गया है, शिक्षा की आधार नीति, वही आरटी, राइट टू एजुकेशन है। ठीक है। वाक्य को पूरा करने के लिए सही विकल्प चुनना है। हेडोनिस्टिक सिद्धांत याद रखने का तात्पर्य है, लेकिन यह अर्थ में अलग है, जो यह पुनरावृत्ति पर समझने और आनंद लेने के साथ याद रखने का समर्थन करता है। सही विकल्प चुनना है। वर्तमान समय में ज्ञान के विभिन्न स्रोतों में शिक्षक की प्राथमिक भूमिका क्या है, यानी कि छात्र को उद्देश्य की ओर दिशा देना, उसको पका पकाया नहीं खिलाना, ठीक है, लेकिन क्या है, सबसे पहले उसको उद्देश्य की तरफ लेकर जाना होता है। बोलने वाले कौशल में सुधार के रूप में विस्तारित भाषण अलग अलग है। भाषण के माध्यम से क्या होगा, विचारों की संधि योजन होगा। तो ये आपका यहाँ पर पेपर कंप्लीट हुआ। ये बाकी ऑप्शंस है इसके। बाकी अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। कंप्लीट क्वेश्चन पेपर की जो PDF है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी। गुड लक, थैंक यू।